नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अमेरिका जिनस। गाइस, डिस्कस करेंगे आज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो क्या होता है कि हमने मुस्लिम मैरिज को पहले डिफाइन किया, ठीक है। उसका लिंक आपको सजेस्टेड में मिल रहा होगा, आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक मुस्लिम मैरिज के जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होंगी तब एक मुस्लिम मैरिज कॉन्स्टिट्यूट होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुस्लिम मैरिज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो गाइस, उसको ही आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे पॉइंट इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि देखिए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ सेरेमनीज होती हैं, वैसे ही मुस्लिम मैरिज में भी कुछ सेरेमनीज होती हैं। बट वहाँ पर क्या है कि सेरेमनीज जो हैं, जो रिचुअल्स जो हैं, वो लीगली नेसेसरी नहीं है। अगर नहीं भी होंगे तब भी मुस्लिम मैरिज हो सकती है, ठीक है। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं मुस्लिम मैरिज के, अगर वो होते हैं, ठीक है, तो मुस्लिम मैरिज वैलिड हो जाएगी। अदरवाइज मुस्लिम मैरिज वॉइड भी हो सकती है और इनवैलिड भी हो सकती है। डिस्कस करते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। मेन एलिमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है एक प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। मतलब देखिए, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, एग्रीमेंट्स पढ़ते हैं, तो उनमें भी हमने देखा है कि एक पार्टी होती है जो प्रपोजल देती है, दूसरी पार्टी होती है वो एक्सेप्ट करती है, तब जाकर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। सेकंड पॉइंट, दैट इज कॉम्पिटेंट पार्टीज, एंड द थर्ड पॉइंट, दैट इज नो लीगल डिसेबिलिटी। इस वीडियो में हम दो मेन एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, एंड सेकंड इज कॉम्पिटेंट पार्टी। नो लीगल डिसेबिलिटी वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस से। मैरिज लाइक other contract is constituted by ijab o kabul, which means declaration and acceptance। देखिए, क्या होता है कि जो मैरिज है, मुस्लिम मैरिज जो है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होती है, ठीक है, जिसमें कि एक पार्टी प्रपोजल देती है तो दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। वैसे यहाँ पर क्या होता है कि एक मुस्लिम पार्टी इजब मतलब डिक्लेरेशन देती है, प्रपोजल देती है, और जो दूसरी पार्टी होती है वो कबूल करती है, एक्सेप्ट करती है। One party to the marriage must make an offer, that is ijab, to the other party. The marriage complete when acceptance is made by other party। ये कहता है कि एक पार्टी क्या करेगी, ऑफर करेगी, इजब करेगी दूसरी पार्टी को, और मैरिज कंप्लीट हो जाएगी जब सामने वाली पार्टी इस इजब को कबूल कहकर एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। It is necessary that man or someone on his behalf and woman or someone on her behalf should agree to the meeting। मुस्लिम मैरिज के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिसकी शादी हो रही है, जिस मेल व्यक्ति की, मेल मुस्लिम की शादी हो रही है, वो या तो खुद अपने बिहाफ पर एग्री करे या फिर उसके बिहाफ पर कोई और व्यक्ति आकर उसके लिए एग्री करे मीटिंग के एग्रीमेंट को, ठीक है। और क्या होता है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो फीमेल है वो भी सेम करे, मतलब वुमेन जो फीमेल है वो खुद एक्सेप्ट करे, एग्री करे इसको एग्रीमेंट को, या फिर उसके बिहाफ पर कोई और करे, ठीक है। एग्रीमेंट शुड बी विटनेस्ड बाय 2 अडल्ट विटनेसेस। मतलब जो एग्रीमेंट है उसमें जो विटनेस की ज़रूरत होती है, वहाँ पर 2 अडल्ट विटनेस होने चाहिए। लाइकवाइज एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, मुस्लिम मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, ये ए पार्टी क्या करती है, ऑफर करती है, ऑफर को हम क्या कहते हैं, इजब, ओके। तो इजब करती है, और ये क्या होता है, ये दूसरी पार्टी है जो कि इसको एक्सेप्ट करती है। कैसे एक्सेप्ट करते हैं ये कहते हैं कबूल, ओके, ठीक है। जैसे कि जो मुस्लिम वुमेन है जिसकी शादी हो रही है वो पर्दा में होती है, ठीक है। पर्दा मतलब घूंघट टाइप में, पर्दे में होती है। तो ये कस्टमरी एक रिचुअल लगा लो, रिचुअल है कि वहाँ पर उसके रिलेशन में जो व्यक्ति हैं उनको भेजा जाता है उस घर के अंदर। वो जाके ये पूछते हैं कि वेदर शी ऑथराइजेज हिम टू एग्री टू द मैरिज ऑन हर बिहाफ फॉर द डॉवर मनी ऑफर्ड बाय हर हस्बैंड, मतलब फ्यूचर हस्बैंड। वो कहते हैं, जाकर उससे पूछते हैं कि क्या आप जो, मतलब आपके फ्यूचर हस्बैंड ने, जो अभी पार्टी है सामने, उसने जो डॉवर मनी देने के लिए वो कह रहे हैं, जो ऑफर कर रहे हैं, क्या आप उससे एग्री करते हैं, आप शादी के लिए हाँ करते हैं। तो वो ये पूछते हैं उनसे, ठीक है। व्हेन द गर्ल सेज यस, कंसेंट दे देती है जब, तो 3 व्यक्ति जो उसके रिलेशन में हैं गर्ल के, ठीक है, और फ्यूचर हस्बैंड, वो
चारों लोग इकट्ठे होकर कहाँ जाते हैं, काजी के सामने। ओके, तो काजी वहां पर बैठे होते हैं, काजी उनसे पूछते हैं बॉय से कि वेदर ही ऑफर्ड टू मैरी द गर्ल ऑन पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक डॉवर। देखिए डॉवर क्या होता है, डॉवर होती है एक ऐसी अमाउंट जो किसके द्वारा दी जाती है, फ्यूचर हस्बैंड के द्वारा दी जाती है, किसको, उसके होने वाली वाइफ को। एट द टाइम ऑफ मैरिज भी दी जाती है या फिर मैरिज के बाद भी दी जा सकती है। और ये जो डॉवर है, ये डॉवर मतलब कोई ऐसा परचेजिंग मनी नहीं है लड़की की कि भाई जो उसकी वाइफ है उसकी परचेजिंग मनी है, नहीं, एक कंसिडरेशन के तौर पर भी कह सकते हैं, और उसको रिस्पेक्ट सिग्निफाई करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डॉवर। ओके, तो काजी आस्क द बॉय वेदर ही ऑफर्स टू मैरी द गर्ल ऑन पेमेंट ऑफ द स्पेसिफिक डॉवर और नॉट। तो जब वो लड़का यस कह देता है तो काजी आस्क हिम वेदर ही एग्री टू मैरिज ऑन द पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक डॉवर। काजी रीड द सेम पोर्शन, जो कुरान में सेम पोर्शन है मैरिज के रिगार्डिंग, वो पोर्शन क्या करते हैं, काजी जी रीड करते हैं, जिससे कि उनकी फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाता है। एक और एसेंशियल एलिमेंट प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का ही वो ये है कि वन मीटिंग, मतलब जो प्रपोजल है और जो एक्सेप्टेंस है वो एक ही मीटिंग में होना चाहिए। ये नहीं है कि आप प्रपोजल एक दिन कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस 3 दिन बाद हो रहा है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा वैलिड मैरिज को, मुस्लिम वैलिड मैरिज वो नहीं होगी। ओके, अभी हमने बात करी थी कि वहाँ पर 2 अडल्ट विटनेसेस होने चाहिए, तो अडल्ट विटनेसेस की बात कर लेते हैं। जो 2 अडल्ट विटनेसेस हैं वो 2 मेल भी हो सकते हैं। ओके, एक मेल और एक फीमेल भी हो सकती है, 2 फीमेल भी हो सकती हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि जो विटनेस हैं वो कौन हो सकते हैं, 2 मेल हो सकते हैं। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल हो सकती है, या फिर दोनों ही फीमेल हो सकती हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। अब बात करते हैं कि वो जो विटनेस हैं वो एक तो सेन माइंड के होने चाहिए। ठीक है, वो इनसेन नहीं होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, उनका दिमाग ठीक होना चाहिए, अडल्ट होने चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी में होने चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात वो विटनेस मुस्लिम होने चाहिए। ठीक है, अगर वो हिंदू होंगे या फिर कुछ और होंगे तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। एब्सेंस विल रिजल्ट नो मैरिज, अगर इनमें से विटनेसेस की एब्सेंस रहती है तो ये माना जाता है कि कोई शादी नहीं हुई है। विटनेसेस ज़रूरी होते हैं मुस्लिम मैरिज के लिए। फ्री विल एंड कंसेंट, देखिए जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आगे आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उनकी जो कंसेंट है वो हमेशा फ्री रहे, मतलब किसी भी प्रकार से उनके ऊपर कोई दबाव ना हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी प्रकार से उनके मतलब कोई भी दबाव, कोई प्रेशर, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए, है ना। तो तब वो क्या करते हैं, अगर अपने फ्री माइंड से, अपनी कंसेंट से, अपनी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अदरवाइज अगर उनकी कंसेंट किसी भी तरह अफेक्टेड है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाता। तो सेम केस यहाँ पर मुस्लिम मैरिज में है, क्योंकि मुस्लिम मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट की हैं, यहाँ पर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनकी फ्री कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ये मुस्लिम मैरिज नहीं होगी। ओके, जो कंसेंट है पार्टीज की वो अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार के डर से, किसी प्रकार के अनड्यू इन्फ्लुएंस से, किसी प्रकार के फ्रॉड से। ठीक है, अगर इन केस of a boy or a girl who has not attained the age of majority, that is puberty, the marriage is not valid until legal guardian consented on it। देखिए हमें पता है कि ना, suppose there is a boy, okay, and there is a girl, ये दोनों अभी क्या हैं, माइनर हैं। ठीक है, अब इन्होंने दोनों ने क्या नहीं किया, प्यूबर्टी की एज को अटेन नहीं किया अभी तक। ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या नहीं किया, प्यूबर्टी के एज को अटेन नहीं किया। तो अभी अगर इनकी शादी करवानी है तो कौन करवाएंगे, इनके लीगल गार्जियन। ठीक है, वो देखेंगे आगे, हम बताएंगे कि लीगल गार्जियन कौन होते हैं, बट इनकी शादी अगर करवाएंगे तो लीगल गार्जियन करवाएंगे। ठीक है, और उसके लिए इनकी ही कंसेंट चलेगी, लीगल गार्जियंस की। ठीक है, द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटेंट पार्टीज। देखिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी तो कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए ना हमारे पास, तो वही केस यहाँ पर है, क्योंकि मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, बार बार यही चीज़ रिपीट हो रही है। तो कॉम्पिटेंट पार्टीज नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एज ऑफ मैरिज एंड प्यूबर्टी। ठीक है, तो एज ऑफ मैरिज में क्या है, द पार्टीज टू अ मैरिज मस्ट हैव अ कैपेसिटी टू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, मतलब जो पार्टीज शादी करना चाहती हैं वो कैपेबल भी होनी चाहिए एक मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए।
अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए मैरिज के लिए। कॉम्पिटेंट कैसे होंगे मैरिज के लिए? अगर वो साउंड माइंड होंगे, ठीक है, और अगर उन्होंने प्यूबर्टी अटेन कर ली होगी तो उनकी जो मैरिज है वो वैलिड मैरिज हो जाएगी। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मुस्लिम मैरिज के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। सपोज कीजिए एक पर्सन है, ठीक है, सपोज कीजिए कि ए व्यक्ति है और इसको ना क्या होता है, दौरे पड़ते हैं, ठीक है, फिट्स पड़ते हैं इसको। तो क्या होता है कि ये जो पर्सन है ये शादी कर लेता है, मतलब मुस्लिम मैरिज, ओके, मुस्लिम मैरिज करता है जब इसको दौरे पड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये मैरिज जो है ये वैलिड होगी? आप बताओ, वैलिड है क्या? ये मैरिज वैलिड मैरिज नहीं होगी, ठीक है। ये क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि मैरिज बाय ल्यूनेटिक पर्सन इज वॉइड। हाँ, ये वैलिड पता कब होगी? ये वैलिड तब होगी अगर मान लीजिए जिस टाइम इसने शादी की थी उस टाइम ये प्रॉपर साउंड माइंड में था, बट जैसे ही बाद में ये व्यक्ति शादी के बाद इसको कुछ टाइम इंटरवल्स के लिए ही इसको फिट्स पड़ते हैं, तो फिर ये शादी वैलिड मानी जाएगी, ये शादी इनवैलिड नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का क्या मतलब होता है? देखिए, प्यूबर्टी मीन्स द एज एट विच अ पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। मतलब एक ऐसी एज होती है प्यूबर्टी जब एक व्यक्ति कैपेबल हो जाता है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, उसके लिए वो कैपेबल हो जाते हैं, तो उस एज को प्यूबर्टी कहा जाता है, ठीक है। प्रिजम्पशन ये है कि जब एक व्यक्ति 15 साल का हो जाता है तो वो प्यूबर्टी की एज अटेन कर लेता है, ये एक प्रिजम्पशन है। अगर बात करें शिया फीमेल्स की तो उसमें माना जाता है कि जब एक गर्ल को फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो उसकी प्यूबर्टी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बिगिंस, वो टाइम इंटरवल होता है जहाँ पर उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी मीन्स द एज when a boy or a girl becomes capable of bearing children, that period of life is called puberty। देखिए, वैसे क्या है कि एज ऑफ मेजोरिटी की अगर बात करें तो मैरिज जो है मेल की वो 21 ईयर्स बताई गई है, फीमेल्स की 18 ईयर्स बताई गई है, जो कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 से बताई गई है ना। वही केस है यहाँ पर भी। तो अ मैरिज ऑफ मेल बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज एंड ऑफ अ फीमेल बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज अ चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज होती है। सच अ मैरिज इज नॉट वॉइड, वो वॉइड नहीं है लेकिन यहाँ पर, ठीक है, नहीं है। अब हमने ये बात भी तो की थी कि जो मतलब मेजोरिटी का नहीं है उनकी जो कंसेंट दे सकते हैं उनके गार्जियन उनके बिहाफ पर, है ना, हमने ये भी तो डिस्कस किया था, तो वो पार्ट भी यहीं पर इंक्लूड हो जाता है। सी पॉइंट डिस्कस करेंगे, मैरिज ऑफ माइनर्स एंड गार्जियनशिप इन मैरिज। देखिए, नोट करने की बात पता क्या है, इट शुड बी नोटेड दैट मैरिज ऑफ अ माइनर विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्जियन इज इनवैलिड अनलेस इट इज रेटिफाइड आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी। मतलब ये है कि अगर किसी माइनर की शादी करवा दी जाती है उसके गार्जियन के कंसेंट के बिना तो वो इनवैलिड मैरिज है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वो रेटिफाई कर देता है प्यूबर्टी की एज अटेन होने के बाद, मेजोरिटी अटेन होने के बाद, तो वो ठीक हो जाएगी, मैरिज वैलिड हो जाएगी। गार्जियनशिप इन मैरिज मतलब कि देखिए, राइट टू कॉन्ट्रैक्ट टू गिव अ माइनर इन मैरिज बिलोंग्स टू फॉलोइंग पर्सन। मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति हैं रिलेशन में जिनके पास ये अधिकार होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसके लिए? उनके माइनर बच्चों को, जो मतलब उनके जिनके वो गार्जियन हैं, उनको शादी करवाने के लिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो आगे भेज सकते हैं। वो कौन कौन होते हैं? वो होते हैं फादर, ठीक है, लड़का या लड़की के पापा हो सकते हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर हो सकते हैं, उनके दादाजी हो सकते हैं, हाउ हाई सो एवर, और ब्रदर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मेल रिलेशन उसके फादर के साइड का, लड़का के फादर के साइड का और लड़की के भी फादर के साइड का। मदर हो सकती है, मैटरनल अंकल हो सकते हैं, और या फिर आंट हो सकती हैं, ठीक है। मैटरनल अंकल मतलब मामा, मैटरनल आंट मीन्स मामी जी, ओके। और अदर मैटरनल रिलेशन से नाना जी हो गए। स्टेट, स्टेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट तो गार्जियन सबका ही है ना। तो क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी ये होता है कि जब एक माइनर बच्चे की उसके गार्जियन की कंसेंट से शादी हो जाती है, ठीक है, तो वो उस शादी को
रेटिफाई कर सकता है जब वो प्यूबर्टी की एज को अटेन कर लेता है। जब वो प्यूबर्टी अटेन कर लेता है तो वो उस मैरिज को आगे क्या कर सकता है, रेटिफाई कर सकता है। तो ये जो ऑप्शन है उसके पास वो है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ओके, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नो लीगल डिसेबिलिटी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। थैंक यू।